टीसीएस में मैंने 2 साल काम किया था पुणे में, तो मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था C++ में। जब लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तक मैं पहुंचा तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी डीएसए या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लेके कि मैं आर्टिकल्स को देखता था और मैं क्वेश्चन ज्यादा करता नहीं था। मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आर्टिकल्स देखता था, बट उससे मुझे कभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ। मैंने देखा कि जो जो गलतियां मैंने कॉलेज में की थी उनको मैं दोबारा ना दोहराऊं। जैसे कि मैं नोट्स मेंटेन नहीं करता था कॉलेज में, टाइम कोविड हिट हुआ था और हर जगह लोग मतलब सिर्फ स्विच कर रहे थे और उस वक्त बूम आया था कि काफी लोग स्विच कर रहे थे। कॉम्पनसेशन जो कंपैरिजन है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, वो काफी डिफर करता है। अगर आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है या उस एटीएस कंप्लायंट नहीं है तो मे बी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यार हमने प्रंकुर के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया टीसीएस में प्रमोशंस वगैरह होते हैं, इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर जब तुम्हें हर एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है वो कैसे मिल रहा होता है। हमने उनकी प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी से जब तुम स्विच कर रहे हो तो रेज्यूमे कैसे बनाना है अपना, कैसे उसको एटीएस फ्रेंडली बनाना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कंपनीज में। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी हमने एंड एंड में काफ़ी अमेजिंग टिप्स भी दिए प्रंकुर ने। तो ध्यान से सुनना इस वाली वीडियो को एंड 5000 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं, लाइक ज़रूर कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रंकुर आप थोड़ा अपने बारे में बताओगे कि कौन से स्टेट वगैरह से आते हो, कौन से कॉलेज से अपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी? तो निशांत, आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरा यहीं पर है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। यहीं पे मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की थी। मैं 2019 पास आउट हूँ और उसके बाद मेरी लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ही मेरा टीसीएस में मेरी जॉब लग गई थी और टीसीएस में मैंने 2 साल काम किया था पुणे में और उसके बाद मैं अभी अमेजोन में हूँ। गॉट इट। सो प्रंकुर, जब आप कॉलेज में थे तो कंपनीज वगैरह आती थी कॉलेज में कोई? हाँ यार, कंपनीज तो आती हैं। मतलब मेरा टियर 3 कॉलेज था सबसे पहली बात, तो कंपनीज तो आती थी, बट मैं ये बोलूंगा कि जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो वो नहीं आती थी। मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज आती थी और हाईएस्ट पैकेज जो जब मैं कॉलेज में था वो जाता था 7 लाख, और वो भी टीसीएस के कोडविटा के थ्रू। जो डिजिटल हायरिंग उन्होंने उसी ईयर से स्टार्ट की थी उसके थ्रू था, तो मेरा उसी में हुआ था। कोडविटा के थ्रू मेरा टीसीएस डिजिटल में हुआ था, जिससे मेरा वो 7 लाख एलपी का वाला पैकेज लगा था। तो मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज थी। गॉट इट। सो आपने एक्चुअली कोडिंग स्टार्ट कैसे करी? आपको कोडिंग का पता कैसे चला कॉलेज के टाइम पे? तो यार, जैसे मैंने बताया कि टियर 3 कॉलेज था, तो इतनी अवेयरनेस तो नहीं थी बिगिनिंग में, लेकिन मुझे खुद ही रिसर्च करके मुझे पता चला कि आपको अगर, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे पता था कि मेरे कॉलेज में बढ़िया कंपनीज तो नहीं आएंगी, तो मुझे लगा अच्छा ये कंपनीज में मुझे जाना है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। अगर ऐसी कंपनीज का मुझे नहीं पता था मैं जाऊंगा कि या नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती है इन कंपनीज में जाने के लिए। तो मुझे तब समझ में आया कि डीएसए इज द प्राइमरी थिंग दैट यू शुड बी गुड इन इफ यू वांट टू गेट इनटू एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो मैंने उसी लिए मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही C++ के साथ शुरुआत की थी, जो हमारे करिकुलम में भी थी। और उसके बाद मैं जावा में स्विच किया, क्योंकि C++ में मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल, या बोलूं कि उसके पता ही डिफरेंट कंपाइलर्स में डिफरेंट रिजल्ट्स, तो मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था C++ में, इसलिए मैंने जावा में स्विच किया फर्स्ट ईयर में ही। फिर जावा में मैं काफी अच्छा करने लगा। जावा मतलब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और फिर जावा को ही मैंने कंटिन्यू किया डीएसए के लिए। तो फिर डीएसए भी मैंने बाहर से तो कहीं से नहीं की, मैं खुद से ही करता था। गीक्स फॉर गीक्स के बारे में मुझे पता चला, तो गीक्स फॉर गीक्स से मैं आर्टिकल्स पढ़ता था डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स के, और वहां से ही मेरा डीएसए के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो गए थे। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सिर्फ एक बेस था, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि वो काफी था या सफिशिएंट था मेरे लिए किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाने के लिए। तो इसलिए जब लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तक मैं पहुंचा तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपने डीएसए या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लेके, इसलिए जो भी कंपनीज मेरे कॉलेज में आती थी उनमें तो मेरा हो गया, लेकिन बाहर मैं कहीं अप्लाई नहीं कर पाया। ओके, गॉट इट। सो जब आपने डीएसए पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट किया तो आप एक तो गीक्स फॉर गीक्स फॉलो करते थे, इसके अलावा और क्या करते थे? अगर आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल स्टैक्स, तो वो कैसे प्रोसीड करते थे? पहले क्वेश्चंस करना डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया आपने, या फिर पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते थे, फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते थे? तो क्या स्ट्रैटेजी क्या यूज करते थे? यार रिसेशन और मास लेऑफ्स का टाइम तो चल रहा है, बट स्टिल इंडस्ट्री में काफी सारी जॉब्स भी अवेलेबल है। अगर तुम लिंक्डइन जॉब्स पे भी जाके सर्च करोगे तो वेब डेवलपर की भी 50,000 से ज्यादा जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 1 लाख के अराउंड जॉब्स हैं, एंड ऐसी और अलग अलग प्रोफाइल्स की अलग अलग बहुत सारी जॉब्स हैं।
तो इन जॉब्स को लाइक लेने के लिए तुम्हें काफी अच्छे स्किल्स एक्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं बस उन्हीं को ये जॉब्स मिल पा रही है। iNeuron तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल 3 कोर्सेज लेके आया विद जॉब गारंटी प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ द जॉब गारंटी प्रोग्राम्स में काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट इसमें टर्म एंड कंडीशन बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर तुमने 40% मॉड्यूल कंप्लीट किया हुआ है एंड सारे असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करे हुए हैं तो द जॉब गारंटी विल कवर यू। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगती है तो दे विल रिफंड यू 100%। एंड कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हें इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी जब तक तुम कोई भी कंपनी क्रैक नहीं कर लेते। एंड सब प्रोग्राम्स के साथ तुम्हें लाइव इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, इसमें तुम लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर रहे होगे। एंड इतना ही नहीं, तुम्हें यहाँ पे एंड टू एंड प्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है एंड तुम्हें मेंटर्स मिल जाते हैं जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं। 12 आवर प्लस तुम्हें डाउट सपोर्ट मिल जाता है डेली वाया चैट एंड ईमेल, 50 प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स वाया इंटर्नशिप्स एंड एक्सेस टू iNeuron लैब्स, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी नए पीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास कोई भी ओल्ड लैपटॉप भी है, तुम वेब में सारे प्रोजेक्ट्स iNeuron लैब्स पे कर सकते हो। 100% जॉब गारंटी मिलेगी एंड अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज। तो तुम्हारा फर्स्ट कोर्स है वो फुल स्टैक डेटा साइंस मास्टर है, सेकंड वन इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड द थर्ड वन इज बैकएंड डेवलपमेंट विद जावा एंड स्प्रिंग बूट। एंड बहुत सारे लोग पहले ही प्लेस हो चुके हैं iNeuron के थ्रू, तो तुम इनकी हॉल ऑफ फेम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड सारे कोर्सेज का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मुझे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर तो डायरेक्टली जंप नहीं करना। मैं क्या करता था, सबसे पहले उसके आर्टिकल्स रीड करता था। अगर आर्टिकल से मुझे समझ नहीं आ रहा गीक्स फॉर गीक्स से, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था। लेकिन मैं ट्राई करता था कि पहले मैं आर्टिकल से खुद समझने की कोशिश करूं। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, और फिर क्वेश्चंस लगाना शुरू करता था गीक्स फॉर गीक्स में। गॉट इट। तो मतलब जब आप क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे तो आपने ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस किए थे? ओके, तो यार मैं ये बोलूंगा कि कॉलेज में मेरा, जैसे मैंने बोला कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं ना आर्टिकल्स को देख लेता था। क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स में सबसे गंदी जो हैबिट मेरी हुई वो ये हुई कि मैं आर्टिकल्स को देखता था और मैं क्वेश्चन ज्यादा करता नहीं था। मतलब आपके पास दो चीजें होती है गीक्स फॉर गीक्स में, या तो आप प्रैक्टिस सेक्शन में जाके क्वेश्चंस को लगाइए डायरेक्टली, आप वहां पे आपको एडिटर होगा, वहां पे आप क्वेश्चंस लगाइए। दूसरा है कि आपको आर्टिकल सेक्शन होता है, वहां पे हर टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन से लेके टॉपिक से लेके सब कुछ। तो मैं आर्टिकल्स वाले सेक्शन में ही फंस गया। मैंने वहीं पे आर्टिकल्स रीड करता था, क्वेश्चंस देखता था, लेकिन खुद से मैं क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं करता था ज्यादातर, जिसकी वजह से मेरा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ। तो मेरी स्ट्रेटेजी तब कॉलेज में तो यही थी कि मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आर्टिकल्स देखता था, बट उससे मुझे कभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है इन जनरल। जैसे अगर हम यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखना शुरू करते हैं या फिर हम आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते जनरली। एंड फिर जब वही सिमिलर क्वेश्चन, तो ऐसा लगता था कि यार ये देखा तो था कहीं पे, ये देखा तो लग रहा है, बट टेस्ट के टाइम पे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि यूज़ कैसे करना है, लाइक उसको कोड कैसे करना है। तो कभी भी जब तुम लाइक प्रिपेयर कर रहे हो अपने इंटरव्यूज़ के लिए या फिर टेस्ट के लिए, तो थोड़ा कम टाइम लगाओ जस्ट वॉचिंग द वीडियोस या फिर गोइंग थ्रू द प्लेलिस्ट, गोइंग थ्रू द आर्टिकल। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओ उस कॉन्सेप्ट को समझने में एंड उसको कैसे यूज़ करना है उसमें एंड कोड करने में। तो जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि वो स्टेज कब आया जब मैं क्वेश्चंस किए और मैंने कितने क्वेश्चंस किए, राइट? तो ये एक्चुअली मैं अपनी प्रिपरेशन मानता हूँ जो मेरी स्टार्ट हुई वो हुई कॉलेज के बाद, जब मैं टीसीएस में था। टीसीएस में 1 साल मुझे हो चुका था और तब मैंने अपनी एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने एक प्लान बनाया कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स चाहिए मुझे, और उन सबको मैंने एक नोट में लिख लिया और इनको कितना कितना टाइम मुझे लगेगा, जस्ट टेंटेटिव टाइमलाइन मैंने असाइन कर दी कितना टाइम मुझे लगा, और मैंने एक 6 मंथ्स का प्लान रेडी कर दिया था। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो 6 मंथ्स का प्लान मैंने एक बनाया जिसमें सारे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को मैंने लिख लिया, और मैंने देखा कि जो जो गलतियां मैंने कॉलेज में की थी उनको मैं दोबारा ना दोहराऊं। जैसे कि मैं नोट्स मेंटेन नहीं करता था कॉलेज में, तो मेरे लिए वो हेल्पफुल हुआ जब मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की कि मैं नोट्स मेंटेन की। उसने मुझे काफी मदद किया, वो आज तक मुझे मदद करता है। अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है किसी इंटरव्यू के लिए तो वो मुझे आज तक मदद करता है, नोट्स। और दूसरा कि क्वेश्चंस को अब मैं लगाना शुरू किया। अब मैं आर्टिकल्स इतने रीड नहीं करता था, कॉन्सेप्ट समझता था अच्छे से क्या है, और क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दिया प्रैक्टिस सेक्शन में जाके, गीक्स फॉर गीक्स में या लीड कोड में। और तीसरा चीज कि मैं क्वेश्चंस को करने के बाद उसको एनालाइज करता था कि क्या ये किसी और क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड तो नहीं है। मतलब मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से मैं कम समय में कम क्वेश्चंस की मदद से ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाया, ज्यादा वास्ट रेडियस ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर पाया, क्योंकि मैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया मैंने। राइट, जनरली यही होता है। मतलब जब तुम डीएसए के क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो उसमें मोस्टली पैटर्न्स होते हैं हर चीज़ को यूज़ करने के। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे सेम पैटर्न पे बेस्ड। अगर तुमने एक पैटर्न समझ लिया कैसे क्वेश्चन करना है, तो फिर वो सब क्वेश्चन मतलब सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
वो तुम्हारे कम Right. क्वेश्चंस में काम चल जाता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ थी। अब जब आपने TCS ज्वाइन किया तो आपने 2 साल सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, तो यार टीसीएस में जब मैं आया तो मुझे बहुत जल्दी प्रोजेक्ट असाइन हो गया और फॉर्चुनेटली मुझे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट असाइन हो गया क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी सर्विस मतलब कि कोई मेरा क्लाइंट नहीं था। टीसीएस का एक इंटरनल यूनिट है डिजिटेट, जिसका अपना ही एक प्रोडक्ट है इग्नियो, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। बट अब इससे लग रहा होगा कि एक तरह की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा था, लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है उनसे काफी डिफर करता था कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट और जो भी प्रोसेस फॉलो होता है। तो जब मैं उसमें काम कर रहा था तो मैंने मतलब मुझे प्रोजेक्ट तो अच्छा था ओवरऑल, मुझे नए नए फीचर्स बिल्डअप करने को मिल रहे थे, सब सही चल रहा था। बट एक होता ना कि जैसे वो फेज था 2020 का, और आपको पता है कि उस टाइम कोविड हिट हुआ था और Right. हर जगह लोग मतलब सिर्फ स्विच कर रहे थे और उस वक्त बूम आया था कि काफी लोग स्विच कर रहे थे। और वैसे ही मुझे भी आया कि यार अभी ही सबसे सही समय है स्विच करने का, क्योंकि अभी मेरा बिगिनिंग ऑफ करियर था। तो मुझे लगा कि अभी अगर मैं अभी स्विच करता हूँ तो वो ओवरऑल मेरे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी बढ़िया होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको जो भी मुझे क्यूरियोसिटी थी कि क्या कैसे काम होता है वहां पे, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, और दूसरा आपको पता है कि कॉम्पनसेशन जो कंपैरिजन है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का वो काफी डिफर करता है। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था मेरे लिए स्विच करने का। तो Got it. टीसीएस में ओवरऑल अगर मैं काम को लेकर बात करूं तो मेरा सही था, बट कॉम्पनसेशन और मुझे क्यूरियोसिटी थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे काम होता है, उसकी वजह से मुझे स्विच मैंने करने के बारे में सोचा। गॉट इट। अब आपने लाइक TCS में ऑलमोस्ट 2 साल काम किया था, तो जनरली काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि जब तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो तो इंक्रीमेंट साइकिल में लाइक इंक्रीमेंट की रेंजेस क्या होती हैं, एंड TCS का इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो आप थोड़ा लाइक उस बारे में बताओगे कि लाइक रेंज क्या होती है एक्चुअली, कि जो TCS में इंक्रीमेंट्स मिल रहे होते हैं उसमें? तो यार रेंज जो इसमें बैंड्स होते हैं, सबसे पहले आपके जो बैंड आपका मैनेजर आपको जो भी असाइन करता है उसी उसके बेसिस पे उसके साथ एक टैग होता है परसेंटेज का। तो मान लीजिए आपका अगर ए बैंड मिलता है तो आपकी मैक्स टू मैक्स ए सबसे हाईएस्ट बैंड है और मान लीजिए डी सबसे लोएस्ट बैंड है, एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। तो ए अगर सबसे हाईएस्ट बैंड है तो उसमें आपका 6 या 8% इन दोनों में से कोई एक रहता है, उसमें भी वेरी कर सकता है, या बेस्ड ऑन कि अगर दो लोगों को ए मिला है तो एक को 6% मिलेगा और एक को 8% मिलेगा, उसके बेसिस पे होता है। तो 6 to 8% के मैक्स रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। मतलब अगर आप टीसीएस में हो तो ईयरली इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। गॉट इट। और ऑन दी अदर हैंड जब तुम लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होते हो, जब तुम माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल किसी कंपनी में हो, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज करता है। अगर तुम्हारा प्रमोशन होता है तो ये और ज़्यादा रेंज करता है, राइट? तो अब आपका भी लाइक रिसेंटली प्रमोशन हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा रेंज होती है मिनिमम टू मैक्सिमम की, तो अगर वो बता सकते हो तो। यार अगर मैं प्रमोशन की मतलब जो ईयरली होता है उसमें मुझे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो परसेंटेज होती है वो सेम लग रही है मुझे, लेकिन जो अमाउंट होती है एक्चुअल रुपीज में जो अमाउंट होती है वो काफी वेरी करती है, क्योंकि आपका कंपनसेशन ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफी ज्यादा है, राइट? लेकिन परसेंटेज जो मैंने देखी है वो नॉर्मल जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो भी इन नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इतना फर्क नहीं होता सर्विस बेस्ड कंपनी के कंपैरिजन में, तो इसकी जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन जो प्रमोशनल जो होता है, जो प्रमोशन होता है इन कंपनीज में, उसमें वैल्यू या परसेंटेज बोलो वो काफी डिफर करती है। जैसे अमेजन में आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा कि SD1 to SD2 में मिनिमम 100, मिनिमम नहीं मतलब 80% to 120% तक के बीच में आपका वेरी कर सकता है, लेकिन एवरेज 100%, बिल्कुल आपने सही बोला, एवरेज 100% तक आपका हो सकता है इजीली। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है SD1 से SD2 में अगर आपका, क्योंकि SD1 में ही आप काफी अच्छा कंपनसेशन लेके पीछे से आ रहे हो, और आपका जब SD2 में जाते हो तो अगर आप 100% इंक्रीमेंट हो रहा है तो इट्स बेटर, राइट? और TCS में ये प्रमोशन के टाइम पे कितना होता है इन जनरल? टीसीएस में आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरा 2 साल में था तो एक तो इंक्रीमेंट भी काफी कम था जिसके कारण मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और दूसरा प्रमोशन का मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितना परसेंट होगा, लेकिन जितना मैंने सुना है 20-30%, इससे ज्यादा नहीं होता अगर प्रमोशन भी हो रहा है तो। गॉट इट। सही है। तो आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का तो बताया मैं, आप ये बताओगे कि आपने अप्लाई कैसे किया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, क्योंकि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते इन जनरल जब आप एक सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में स्विच करने का ट्राई करते हो तो। राइट। तो यार ये मेरे लिए भी काफी बड़ी दिक्कत थी कि मुझे ये पता था कि ये मुझे दिक्कत आएगी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन मैंने उस वक्त जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। मुझे उस वक्त लगा यार इसके बारे में अभी सोचने का क्या मतलब है, अभी मैं प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देता हूँ, जब ये टाइम आएगा तो इसके बारे में भी सोचेंगे। तो पहले मैंने प्रिपरेशन की
लेकिन साथ ही साथ मैं अपना रिज्यूमे में टेलर करता रहता था कि चीज़ें ऐड करता रहता था, जो भी मैं टीसीएस में कर रहा था उन सब चीज़ों को, जो भी स्किल मैं अलग से पढ़ रहा था उन सबको मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहा था। और इसी दौरान मुझे समझ में आया कि आपका रिज्यूमे जो होता है जब हम सबमिट करते हैं किसी करियर पोर्टल में, तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होकर रिक्रूटर्स तक पहुंचता है जिसका नेम है एटीएस। तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा एटीएस भी नाम की कोई चीज है, अगर आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है या उस एटीएस कंप्लायंट नहीं है तो मे बी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी कारण मैंने अपना रिज्यूमे को इस हिसाब से क्रिएट करना या कहीं मॉडिफाई करना शुरू कर दिया कि मेरा एटीएस कंप्लायंट बन जाए और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रिज्यूमे एक्सेप्ट या रिक्रूटर तक पहुंच जाए। तो इसमें मुझे काफी ज्यादा हर्डल्स आए थे, क्योंकि इनिशियली मतलब काफी आइट्रेशंस के बाद मैंने रिज्यूमे में काफी मॉडिफिकेशंस किए थे, जैसे कि 2 कॉलम रिज्यूमे नहीं बनाना या मल्टीपल पेजेस रिज्यूमे नहीं बनाने, सिंगल पेज रिज्यूमे बनाने हैं, कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो ऐसे कीवर्ड्स अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं वो अगर आपके रिज्यूमे में है तो आपको चांसेस ज्यादा होंगे कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करके मैंने अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाया पहले। फिर मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने देखा डायरेक्ट करियर पोर्टल है, और करियर पोर्टल में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो रिक्रूटर्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनके पास काफी रिज्यूमेज आते हैं, तो एटीएस वहां पे आ जाता है। फिर दूसरे सोर्सेज होते हैं जैसे लिंक्डइन पे भी आप डायरेक्टली तो नहीं होता है, मोस्टली कंपनीज में आपको करियर पोर्टल में ही रीडायरेक्ट करता है। और बाकी होती हैं दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट्स लाइक naukri.com, और मुझे अभी नाम भी याद नहीं आ रहे क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले यूज की थी ये सब। और मतलब और भी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उनका भी मैंने हेल्प ली थी। लेकिन जो मुझे फाइनल कॉल्स आई थी वो एक्चुअल में मुझे करियर पोर्टल से ही आई थी। मुझे 3 कॉल्स आई थी उस दौरान जो एक साथ वन आफ्टर दी अदर आई थी। वो थी स्नैपडील, मॉर्गन स्टैनली और अमेजन। इन तीनों से मुझे वन आफ्टर दी अदर मुझे कॉल्स आई थी और एक साथ इनके इंटरव्यूज हुए थे, और ये तीनों करियर पोर्टल पे अप्लाई करने से ही आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भी वहीं से है, ये सबके लिए अलग तरीके से काम कर सकता है। मुझे अभी तक naukri.com से बहुत कॉल्स आती हैं। अगर आप सही प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज कर रहे हो तो आपको कहीं से भी कॉल आ सकती है। आपको सबको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, सबका बेस्ट यूज करना है ताकि आपको मैक्स रिजल्ट मिले। गॉट इट। अब लाइक आपने रेफरल लेके या फिर डायरेक्टली रिक्रूटर्स को रीच आउट करके अप्लाई नहीं किया, आपने बस करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई किया था, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए वो काम किया, मैं बाकी चीजों को भी यूज करता था, लेकिन मुझे मेरे लिए जो काम किया वो करियर पोर्टल किया। मुझे जो कॉल्स है वो करियर पोर्टल से है। मैं रेफरल्स भी ट्राई करता था, लेकिन मुझे रेफरल्स से मुझे कभी कॉल्स नहीं है। मतलब ये लगता हो सकता है किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं। किसी रिक्रूटर को डायरेक्टली मेरा नहीं पसंद आया रिज्यूमे, बट करियर पोर्टल के थ्रू किसी और रिक्रूटर को मेरा रिज्यूमे पसंद आ गया। राइट। तो मतलब एटीएस फ्रेंडली बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम रिज्यूमे कहीं पे भी सबमिट कर रहे हो। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर लो जो एक्चुअली हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि बस फालतू में ना ऐड कर दिए वो कीवर्ड्स, तुमने एक्चुअली उन पे काम किया हो। राइट। क्योंकि जब तुम इंटरव्यू में जा रहे होगे तो उनको वो चीज़ पता होगी, वो उनको पता चल जाएगा अगर तुमने उस चीज़ पे काम नहीं किया होगा तो, एंड दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कीवर्ड्स के बारे में तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मैंने जावा पे काम किया और मैंने स्प्रिंग बूट, काइंड ऑफ ये सिमिलर चीजें हैं, राइट। मैंने जावा पे भी किया और स्प्रिंग बूट पे भी किया, और मैंने अपने रिज्यूमे में केवल जावा को लिखा लेकिन स्प्रिंग बूट को ऐड नहीं किया। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, वहां पे लिखा है कि उनको एक स्प्रिंग बूट डेवलपर की जरूरत है और मैं जावा डेवलपर हूँ, तो इट मेक सेंस, राइट, कि मैं स्प्रिंग बूट को इंक्लूड कर दूं अपने रिज्यूमे में। तो इस तरह के अगर आपको वो सिमिलर कीवर्ड है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्योंकि हर कीवर्ड तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड नहीं होगा, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी तुम करियर पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो तो। सो प्रंकुर, आपसे लास्ट एक क्वेश्चन और है कि कुछ आपकी टिप्स वगैरह हो जो करंटली अभी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या किसी और में, या फिर अभी Tier 3 कॉलेज से लाइक फ्रेश ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो यार सबसे पहली बात कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए मैं करता था डीएसए या ट्राई करता था, उसके बाद मैं छोड़ देता था, टच छोड़ देता था। तो यहाँ पे ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपके एक बार आप जो भी प्रिपरेशन करो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तो हो सकता है कि बाद में आप उन चीज़ों को भूल जाओ और आपको दोबारा से फिर से स्टार्ट करना पड़े। तो इसलिए कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत मैटर की। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जो मैंने 6 मंथ्स का प्लान बनाया था वो ऐसे बनाया था कि मैं वन आफ्टर दी अदर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर और टॉपिक्स को कर रहा था। और दूसरी चीज इसमें मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में ये भी हेल्प हुआ कि मैं नोट्स मेंटेन कर रहा था। जब मैं नोट्स मेंटेन करता था तो मुझे पता था कि क्या मैंने कर लिया है और आगे मुझे क्या करने वाला हूँ मैं।
तो इसलिए मैं पीछे का कभी भूलता नहीं था। तो इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन करता था तो मैं ब्लैंक नहीं हो जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ऑलरेडी वो कर रखी है चीज़ें, उनको मैं रेफर कर लेता था और मुझे दोबारा से रिकॉल कर लेता था चीज़ों को। तो नोट्स मेंटेन करने ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तो नहीं ये ट्राई किया, लेकिन अभी मैं अगर उसको सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे काफ़ी बेनिफिट करता, वो था मॉक इंटरव्यूज़। तो अगर आपके पास कोई अगर आप मतलब आप किसी को जानते हो जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहा है, तो आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दीजिए, ताकि आपका जो फेयर है इंटरव्यूज का वो दूर हो पाए और आपको आपकी कमियों के बारे में पता चल पाए कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हो। नॉट जस्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन कम्युनिकेशन में भी आप अच्छे से अपनी चीजों को इलेबरेट कर पाते हो सामने वाले को या नहीं। तो वो मॉक इंटरव्यू से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। और एक और चीज जो मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने काफी मॉक इंटरव्यूज लिए और लोगों के साथ बात की तो मुझे पता चला कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो उनको सही से कंप्यूट नहीं करने आती, और जो कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इंटरव्यू उस पर्टिकुलर राउंड के लिए। अगर आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गलत बताते हो तो आप इंटरव्यू से रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को फॉलो करो और आप अपनी प्रिपरेशन करके आप अच्छी कंपनी में जहां भी आप जाना चाहते हो आप जा पाओ। दैट्स ऑल निशान, ये था। राइट, सो थैंक यू सो मच, काफ़ी अमेजिंग टिप्स थी। इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना जब भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुम्हें मन कर रहा हो स्विच करने का। एंड ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू प्रंकुर फॉर थैंक्स निशांत फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू प्रंकुर फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी मजा आया आपके साथ बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।